हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुशवाहा। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर को कवर करते हैं। और इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सॉल्यूशन चैप्टर एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। अगर आपको इन वीडियोज़ को देखना है तो आप क्या करोगे, क्रैश कोर्स की प्लेलिस्ट में जाओगे और इन वीडियो को वॉच करोगे, ठीक है। और ये मेनली जो लेक्चर्स होते हैं किसके लिए होते हैं, जो 12th के स्टूडेंट्स होते हैं, जो रिवीजन कर रहे होते हैं, या फिर रिपीटर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होते हैं, जो IIT JEE नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आज ही लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मेटलर्जी चैप्टर को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, मेटलर्जी क्या होती है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। क्लियर है। अब देखो मेटल्स क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है, हमेशा कंबाइंड फॉर्म में मिलता है, यानी फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, एक्सेप्ट कुछ मेटल्स। तो मेटल्स क्या होंगे, कंपाउंड फॉर्म में मिलेंगे, कंबाइंड फॉर्म में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो जैसे आयरन हो गया, तो आयरन क्या होगा, बहुत से फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और उन हर एक फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड को मिनरल्स बोलते हैं। यानी मिनरल्स में एक या एक से ज़्यादा मेटल्स भी हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, मिनरल्स क्या होता है, कंपाउंड विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड कंटेन वन और मोर मेटल्स। क्लियर है। अब ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हो गए। तो आयरन मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मान लो 5 मिनरल से आयरन के, तो मैं किसी भी एक स्पेसिफिक मिनरल से मैं आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। अब पांचों में स्पेसिफिक मिनरल्स कौन होगा, जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट करना आसान भी होगा और जिसमें पैसे भी कम लगेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, आयरन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो जिससे जिस मिनरल से आपने आयरन को एक्सट्रैक्ट किया है, वो उस स्पेसिफिक मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मैं बोल सकता हूँ मिनरल्स फ्रॉम विच, यानी ओर भी क्या होती है, मिनरल होता है। तो मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कन्वीनियंटली, जिस यानी जिसमें एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा, एंड इकोनॉमिकली, मतलब जिससे पैसे भी कम लगेंगे, ठीक है ना। तो यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। क्लियर है, जैसा कि दिख रहा होगा आपको। तो लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, जो मेटल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है। अब सारे मिनरल से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक मिनरल से करते हैं, जिससे कि मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान भी होता है और पैसे भी कम लगते हैं। तो उस स्पेसिफिक मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं। यानी ओर भी एक टाइप का मिनरल्स ही होता है। क्लियर है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ओर के बारे में। फर्स्ट मैंने लिखा ऑक्साइड ओर के बारे में, ये आपको याद रखना है, देख लो आप लोग, ठीक है। सेकंड लिखा मैंने सल्फाइड ओर के बारे में, ये भी आपको याद रखना है। इसमें देखो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गैलेना हो गया, ठीक है, आयरन पायराइट हो गया, कॉपर पायराइट हो गया। क्लियर है, बट याद आपको सब रखना है। नेक्स्ट देखो नाइट्रेट ओर लिख ली मैंने, ये भी आपको याद रखनी है। और ये सल्फेट ओर हो गई, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, आगे हम लोग कुछ ओर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं। जैसा कि दिख रहा होगा हैलाइड ओर के बारे में। क्लियर है। कुछ देखना हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। तो हैलाइड ओर लिखा हुआ, इसको आप लोग नोट कर लो, आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये है कार्बोनेट ओर। क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन। यानी कौन कौन सा प्रिंसिपल अगर आपको यूज करना है, डिपेंड करेगा आप किस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो मेटल्स क्या होता है, जैसे कि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में डिस्कस हुआ था, जिसको आप रिएक्टिविटी सीरीज ही बोलते हो। तो वहाँ आप लोगों ने डिस्कस किया था कि मेटल्स कुछ बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। कुछ मॉडरेट रिएक्टिव मेटल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जिंक और आयरन। और कुछ क्या होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। तो अगर हाईली रिएक्टिव मेटल्स है तो उसकी एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमेटलर्जी बोलते हैं। अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स है तो उसको एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। अगर लो रिएक्टिव मेटल्स है, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्शन अलग तरीके से करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोमेटलर्जी बोलते हैं। तो रिएक्टिविटी के सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, जो कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को, जिसको रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उसको मेटल्स के मोल्टेन सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल्टेन सॉल्ट से की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं हम लोग। क्लियर है। पायरोमेटलर्जी में क्या करते हैं, हम लोग ओर को कन्वर्ट किस में करते हैं, पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, फिर मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करवाते हैं इस वाले में। क्लियर है।
और थर्ड देखो हम लोग लो रिएक्टिव मेटल्स है, यानी हम लोग क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोमेटलर्जी। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, एक हाई रिएक्टिव मेटल से लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करवा देते हैं। क्लियर है? तो वन बाय वन मैं आगे और डिस्कस करूंगा डिटेल में, ठीक है। जब मैं सिल्वर और गोल्ड की मेटलर्जी बताऊंगा तो ये वाली प्रोसेस में बताऊंगा वहां पर। क्लियर है? अभी मैं आगे हम लोग पढ़ेंगे हाईली रिएक्टिव मेटल्स की मेटलर्जी पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोमेटलर्जी के बारे में, वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, उसको जल्दी से नोट करो, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस इन मेटलर्जी के बारे में। तो देखो मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो नेचर में किस फॉर्म में मिलते हैं, मिनरल फॉर्म में मिलते हैं। क्लियर है? अब मिनरल भी बहुत सारे होते हैं, तो किसी भी एक मिनरल को हम लोग चूज करते हैं, उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किस मिनरल को मुझे लेना है जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा और जिसमें पैसे भी कम लगेंगे। तो उस स्पेसिफिक मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, ओर डिसाइड कर लिया, फिर ओर को लेकर आएंगे हम लोग, उसको क्रश करेंगे, ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ने पहला स्टेप क्या है, ओर सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसको क्रश किया, ग्राइंड किया। इसी प्रोसेस को पल्वराइजेशन भी बोलते हैं, यानी ओर को मैंने पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया पहले स्टेप के बाद। फिर सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, ओर में थोड़ी बहुत सिलिका की इंप्योरिटी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंप्योरिटी को रिमूव करते हैं। किससे? ओर से। तो ओर से इंप्योरिटी को रिमूव करने को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं, या फिर बेनिफिशियल ऑफ ओर भी बोलते हैं। क्लियर है? चलो ठीक है। अब जो भी ओर है मेटल की, उस ओर को थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है? अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से रिडक्शन करना आसान होता है, इसलिए हम लोग मेटल की जो ओर है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है? अब इसके लिए भी हम लोग दो प्रोसेस यूज करते हैं, एक कैल्सिनेशन यूज करते हैं, दूसरा रोस्टिंग यूज करते हैं। तो वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि कैल्सिनेशन क्या होता है और रोस्टिंग क्या होती है, ठीक है। और ये मैं जनरल मेथड यूज कर रहा हूं। तो देखो अब मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है, तो फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करवाते हैं, मेटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब रिडक्शन कैसे करवाते हैं वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। अब आपका फोर्थ स्टेप बाद मेटल मिल चुका है, बट लेकिन मेटल में भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी, तो फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं, मेटल से इंप्योरिटी को रिमूव कर लेते हैं, जिससे आपका प्योर मेटल मिल जाता है। तो फिफ्थ स्टेप को क्या बोलते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल बोलते हैं। क्लियर है? तो ये वन बाय वन हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको बेसिक समझ में आया कि हम लोग एक्चुअली में करने क्या वाले हैं। क्लियर है? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो नोट करिए आप। तो बच्चों देखो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोसेस विद मेटलर्जी के बारे में। तो हम लोगों ने पहले क्या किया था, ओर डिसाइड कर ली थी। फिर हम लोग फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्रश करते हैं ओर को, फिर ग्राइंड करते हैं। क्रश करने के लिए हम लोग क्रशर यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जॉ क्रशर यूज करते हैं। फिर ग्राइंड करते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं, मिल्स का यूज करते हैं। क्लियर है? तो और क्या होती है, फर्स्ट स्टेप के बाद पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, और से हम लोग इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं, और उस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो उसको हम लोग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब, या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल, या फिर इसको इम्प्योरिटी बोल दो या फिर गैंग बोल दो, ठीक है। किससे रिमूव करना है, फ्रॉम ओर, इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्लियर है? और इस इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग। तो वही लिखा हुआ है, गैंग या मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज नोन एज गैंग और मैट्रिक्स। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। क्लियर है? देखो कैसे रिमूव करते हैं। तो देखो ओर है, ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर इम्प्योरिटी है। अगर आपको इस इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थर्ड एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करते हैं। देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे एक ऐसा सब्सटेंस ऐड कर दिया जो क्या करेगा, इम्प्योरिटी के साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर है? तो जैसे ही रिएक्शन करेगा देखो, तो यहां पे क्या होगा, एक कंपाउंड बना देगा। क्लियर है? तो यहां से देखो पहले ओर और इंप्योरिटी साथ में थी और ये सब्सटेंस इंप्योरिटी को लेके निकल गया, इसका मतलब ओर क्या हो गई, इंप्योरिटी से सेपरेट हो गई। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बोलते हैं। क्लियर है? इंप्योरिटी को देखो हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। क्लियर है? उस सब्सटेंस को जो आपने एडिशनल सब्सटेंस ऐड किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर है? तो यार क्या है, देखो आपको याद रखना ये सब नाम। और जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। तो आपसे पूछा भी जाएगा कि गैंग क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है। क्लियर है?
तो फ्लक्स क्या होता है, वो एक एडिशनल सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग किस में ऐड करते हैं, ओर में ऐड करते हैं, ठीक है। तो ओर के साथ जो इम्प्योरिटी होती है वो उसको लेके निकल जाता है, तो वो किससे कंबाइन करता है, इम्प्योरिटी से कंबाइन करता है, और क्या बनाता है, वो स्लैग फॉर्म करता है। क्लियर है। फ्लक्स जो होता है वो दो टाइप का होता है, एसिडिक फ्लक्स भी होता है और बेसिक फ्लक्स भी होता है। एसिडिक फ्लक्स कब यूज करते हैं, अगर बेसिक इम्प्योरिटी है, ठीक है, तो एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे, अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे। क्लियर है। तो लिखा हुआ है एसिडिक फ्लक्स कब यूज करते हैं, जब बेसिक गैंग होती है यानी इम्प्योरिटी होती है। अब बेसिक फ्लक्स कब यूज करेंगे, जब एसिडिक गैंग होता है। क्यों, क्योंकि एसिड बेस हमेशा क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। क्या आरी बात समझे आप लोगों को, तो आप लोग जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ, विद एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि अगर ओर से आपको इम्प्योरिटी को रिमूव करना है तो उसमें एक एडिशनल सब्सटेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो इम्प्योरिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, और जो एडिशनल सब्सटेंस हम लोगों ने ऐड किया है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स क्या करेगा, इम्प्योरिटी से रिएक्शन करेगा और स्लैग बना लेगा। तो जैसा कि दिख रहा होगा आपको, इम्प्योरिटी प्लस फ्लक्स मिलकर क्या बनाएगा, स्लैग फॉर्म कर लेगा। अगर मान लो और में इम्प्योरिटी मान लो कोई अगर बेसिक नेचर की है, जैसे FeO बेसिक नेचर का होता है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर का होगा, तो आपको क्या करना है, एसिडिक फ्लक्स ऐड करना है। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, स्लैग बना लेंगे। अगर मान लो और में इम्प्योरिटी CaO की है, ये भी बेसिक इम्प्योरिटी है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है, तो फिर क्या करोगे आप, एसिडिक फ्लक्स ऐड कर दोगे तो स्लैग बना लेगा। तो ये देखो इम्प्योरिटी लिखी हुई है, अगर एसिडिक इम्प्योरिटी है आपकी, क्लियर है, तो क्या करोगे, बेसिक फ्लक्स ऐड कर दो, तो क्या करेगा, फिर स्लैग बना लेगा। अगर मान लो ये P4O10 क्या होता है, इम्प्योरिटी में, अगर ये भी इम्प्योरिटी है और में मान लो, और ये इम्प्योरिटी नॉन मेटल ऑक्साइड मतलब एसिडिक इम्प्योरिटी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक फ्लक्स को ऐड करना पड़ेगा, तो फिर क्या करेगा, स्लैग फॉर्म कर लेगा। क्लियर है। यानी एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे, और अगर बेसिक इम्प्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे। क्लियर है। अब देखो स्लैग जो होता है उसका भी देखो नेचर क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले तो, जैसे मान लो देखो लिखा हुआ है CaSiO3 लिखा हुआ है, तो बच्चे देखो CaSiO3 को ऐसे भी आप लिख सकते हो, एक्चुअल में लिखा हुआ है CaO.SiO2, ये दो ऑक्साइड का देखो मिक्सचर है यहाँ पर। ये किस नेचर का होगा, मैं पूछ लूँ आपसे तो ये न्यूट्रल होता है। क्लियर है। बट अगर मैंने ऐसा पूछ दिया, बताओ यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, CaO का होल N लिखा हुआ है और SiO2 लिखा हुआ है। क्लियर है। जिसमें N की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर कौन सा बेसिक करेक्टर ज़्यादा है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक स्लैग बोलते हैं। क्लियर है। अगर मान लो इस टाइप का दिया हुआ है, CaO है और SiO2 का होल N दिया हुआ है, और यहाँ मैं बोल रहा हूँ N की वैल्यू क्या है, 1 से ज़्यादा है, यानी यहाँ पे देखो एसिडिक करेक्टर ज़्यादा है, यानी इसलिए मैं यहाँ बोल सकता हूँ इसको क्या बोलते हैं, एसिडिक स्लैग बोलते हैं। क्लियर है। तो आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो मुझे देखो हम लोग पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर डिस्कस कर रहे थे, तो देखो इसके दो मेथड है यहाँ पर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते हैं, ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। क्लियर है। इम्प्योरिटी मतलब गैंग बोलते हैं। तो इसके दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड है और दूसरा केमिकल मेथड है। तो फिजिकल मेथड 3 हो गए और ये केमिकल मेथड हो गया लीचिंग। तो देखो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड को देखो हम लोग लेविगेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। और आपको ये याद रखना है कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड किसके लिए यूज करते हैं, जिसमें डेंसिटी का डिफरेंस होता है, किसमें, ओर और इम्प्योरिटी की डेंसिटी में डिफरेंस होता है। क्लियर है आप लोगों को। तो जनरली हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर के लिए यूज करते हैं। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं कि ओर और इम्प्योरिटी दोनों को हम लोग यहाँ से इस कंटेनर में डालते हैं। तो जैसे आप ओर और इम्प्योरिटी को यहाँ डालोगे और यहाँ पर क्या होता है, देखो हाई प्रेशर से हम लोग वाटर भेजते हैं, तो क्या होगा, इस ओर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा भारी होती है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर जो होती है, तो बच्चों देखो अभी तक हम लोग ने डिस्कस कर रहे थे कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में, यानी हम लोग ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे थे। क्लियर है। इम्प्योरिटी मतलब गैंग। तो देखो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर के दो मेथड है, एक फिजिकल मेथड हो गया और एक केमिकल मेथड हो गया। फिजिकल मेथड में देखो 3 मेथड 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं, और केमिकल मेथड क्या हो गया, लीचिंग हो गया। क्लियर है। तो फर्स्ट मेथड जैसा कि आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, या फिर लेविगेशन भी बोलते हैं, या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। क्लियर है। तो देखो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड हम लोग वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर ओर और इम्प्योरिटी में डेंसिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर है।
तो ये हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑक्साइड ओर और कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर होती है वो क्या होती है, बहुत ही भारी होती है, और जो इसमें इम्प्योरिटी पाई जाती है वो क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है। मतलब दोनों में क्या है, डेंसिटी का डिफरेंस होता है। क्लियर है। तो यहाँ आप इनमें से कोई भी एक ओर ले लो प्लस इम्प्योरिटी ले लो, तो इस ओर और इम्प्योरिटी को जब यहाँ पर ऐड करोगे, आप डालोगे, तो यहाँ से हम लोग हाई प्रेशर से क्या देते हैं, वाटर देते हैं। तो अब देखो इम्प्योरिटी क्या होती है, बहुत ही हल्की होती है, तो पानी के साथ यहाँ बह जाती है, मतलब इम्प्योरिटी यहाँ पे कलेक्ट हो जाती है अलग सेपरेट कंटेनर में। क्लियर है। और क्या होती है, बहुत ही भारी होती है, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो और क्या होती है, बॉटम में कलेक्ट हो जाती है। क्लियर है। तो देखो और इम्प्योरिटी क्या हो गई, दोनों सेपरेट हो गई। कैसे सेपरेट हो गई, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर के फिजिकल मेथड में सेकंड पढ़ते हैं, हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये मेथड हम लोग तब यूज करते हैं जब ओर और इम्प्योरिटी में एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और दूसरे में नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जैसे हम लोग इसका यूज करते हैं आयरन और SiO2 के लिए। जैसे आयरन की जो ओर होती है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जबकि उसकी इम्प्योरिटी क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है। या फिर SiO2 की जब ओर होती है उसमें क्या होता है, ओर नॉन मैग्नेटिक होती है, जबकि उसमें इम्प्योरिटी क्या होती है, मैग्नेटिक होती है। क्लियर है। तो ओर और इम्प्योरिटी इन दोनों को हम लोग यूज तब करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का यूज, जब इन दोनों में कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो बच्चों यहाँ पर ये दो व्हील रखे हुए हैं और व्हील ये रोटेट कर रहे हैं, और इसके ऊपर क्या लगी हुई है, ये कन्वेयर बेल्ट लगी हुई है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ओर और इम्प्योरिटी को डालते हैं, और ये जो व्हील है ये क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक है। तो देखो इन दोनों में किसी एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कंपलसरी होनी चाहिए और एक में नहीं होनी चाहिए, तभी हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे। तो अब जैसे ओर और इम्प्योरिटीज में डालोगे, तो देखो जिसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा नॉन मैग्नेटिक वाला। और मान लो किसी एक में अगर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो वो क्या होगा, ऐसे आएगा, और ये भी क्या मैग्नेटिक है, तो ये क्या होगा, इसमें चिपक जाएगा। मैग्नेट मतलब इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी ओर, तो यहाँ पर अट्रैक्ट करता रहेगा, यहाँ तक अट्रैक्ट करेगा, उसके बाद छोड़ देगा, तो क्या होगा, यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। यानी मैं ये बोल रहा हूँ कि ओर और इम्प्योरिटी आपने लिया, तो जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी उसको वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ओर और इम्प्योरिटी क्या हो गई, दोनों सेपरेट हो गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और किसके लिए यूज करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको वो याद रखना है। तो आप लोग जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और हाँ, आप लोग NCERT जरूर पढ़ना। तो मेटलर्जी चैप्टर के लिए मैं अब एक बार आपको बता दे रहा हूँ, बट आप एक बार NCERT जरूर रीडिंग मार लेना। ठीक है ना। और कौन सी प्रोसेस किसके लिए यूज करती है उसमें और भी लिखा रहेगा, तो जो मैं बता रहा हूँ वही लिखा हुआ है। तो आप लोग जरूर NCERT जरूर पढ़ना। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए आप। तो बच्चों देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का थर्ड फिजिकल मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो बच्चों देखो, ये मेनली जो होती है सल्फाइड ओर के लिए होती है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। अब इसमें देखो हम लोग मेनली करते क्या है, इसमें हम लोग ओर से इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है। ठीक है। तो ये सल्फाइड ओर है, इसको मुझे इम्प्योरिटी को सेपरेट करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पाइन ऑयल और वाटर ऐड कर देते हैं और चारों को मिक्स कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर जो ओर होता है उसकी पाइन ऑयल में सॉल्वर होने की टेंडेंसी होती है, सल्फाइड ऑयल पाइन ऑयल में डिजोल्व हो जाती है, जबकि इम्प्योरिटी क्या होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है। क्लियर है। तो बच्चों देखो, हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का फिजिकल मेथड, थर्ड नंबर, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्लियर है। तो देखो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो ये मेनली किसके लिए यूज करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं, आपको हमेशा याद रखना है। क्लियर है। अब देखो कैसे इस प्रोसेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस हम लोग ओर को इम्प्योरिटी से सेपरेट करते हैं। क्लियर है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओर और इम्प्योरिटी के साथ साथ पाइन ऑयल और वाटर चारों को मिक्स कर देते हैं। क्लियर है। तो जो सल्फाइड ओर होती है उसकी पाइन ऑयल में सॉल्वल होने की टेंडेंसी होती है, जबकि जो इसके साथ इम्प्योरिटी होती है वो वाटर में सॉल्वल होने की टेंडेंसी होती है। क्लियर है। जब यहाँ पे आप चारों को मिक्स करोगे तो बच्चों आपने जैसे देखा कि पानी में छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं। क्लियर है। वैसे यहाँ पे पाइन ऑयल क्या होता है, जब मिक्स करोगे तो पाइन ऑयल के छोटे छोटे बबल्स बन जाएंगे। क्लियर है। अब बबल्स बनेंगे, अब वो बबल्स जो तो पानी में क्या होता है, जल्दी बर्स्ट कर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बबल्स ज्यादा टाइम तक टिके रहे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फ्रोथ स्टेबलाइजर यूज करते हैं। तो पाइन ऑयल क्या करता है, फ्रोथ फॉर्म करता है, और फ्रोथ काफी टाइम तक टिका रहा है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एनिलीन और क्रेसॉल यूज करते हैं, जिससे फ्रोथ काफी टाइम तक स्टेबल रहता है। क्लियर है। अब उस फ्रोथ में जो बबल्स बनते हैं उसमें चारों तरफ में क्या चिपक जाता है, और चिपक जाती है। ठीक है। तो और क्या हो गई, पाइन ऑयल में सॉल्युबल हो गई।
जबकि इम्प्योरिटी क्या हो गई, वाटर में सॉल्युबल हो गई। अब देखो वाटर और पाइन ऑयल दोनों में क्या होता है, डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, मतलब वाटर क्या होगा, नीचे रह जाएगा, और ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो ऑयल क्या होगा, यहाँ पर ऑयल ऊपर से निकल जाएगा। यानी यहां से जब पाइन ऑयल निकलेगा उसके साथ साथ क्या होगा, और भी निकल जाएगी। तो इम्प्योरिटी देखो वाटर में रह गई और क्या हो गई, पाइन ऑयल के साथ सेपरेट हो गई। तो देखो और इम्प्योरिटी को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। किस मेथड से, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को, चलो ठीक है। अब और पाइन ऑयल में ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबल हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलेक्टर्स का यूज करते हैं। तो कलेक्टर्स दो आपको याद रखने हैं, सोडियम इथाइल ज़ैंथेट और पोटेशियम इथाइल ज़ैंथेट। ठीक है, तो इसका ऐड करते हैं जिससे वो और को ज्यादा से ज्यादा पाइन ऑयल में सॉल्युबल कर दें, जिससे हम लोग पाइन ऑयल को कलेक्ट करें तो उसके साथ साथ और भी कलेक्ट हो जाए। क्लियर है। अब देखो डिप्रेसेंट और एक्टिवेटर्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। सल्फाइड और, जैसे मैंने सल्फाइड और ली तो वहां पर सल्फाइड में और में दो मेटल्स होते हैं, जैसे मान लो PbS है और ZnS है। ठीक है, तो मान लो और में ये दोनों है, PbS भी है ZnS भी है। अब मैं अगर पाइन ऑयल को रिमूव करूंगा तो पाइन ऑयल में और होगी, और मतलब PbS भी होगा ZnS भी होगा। अब मैं चाहता हूं कि इन दोनों में कोई एक ही एक्सट्रैक्ट करूं, दोनों को एक साथ ना एक्सट्रैक्ट करूं, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग डिप्रेसेंट ऐड कर देते हैं। तो जैसे आप डिप्रेसेंट ऐड करोगे वो क्या करेगा, इससे रिएक्शन कर जाएगा और इसको डिप्रेसेंट कर देगा, मतलब इसके पाइन ऑयल में सॉल्युबल होने की टेंडेंसी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो पाइन ऑयल में क्या होगा, ZnS तो सॉल्युबल नहीं होगा, अब पाइन ऑयल में क्या सॉल्युबल होगा, PbS सॉल्युबल होगा, क्योंकि डिप्रेसेंट ने क्या किया है, इसकी सॉल्युबल होने की टेंडेंसी को कम कर दिया है। तो जब पाइन ऑयल को आप सेपरेट करोगे तो उसके साथ क्या आ रहा होगा, PbS सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है। जब हम लोग सारा PbS को सेपरेट कर लेंगे फिर क्या करेंगे, हम लोग एक्टिवेटर ऐड कर देंगे। तो अब एक्टिवेटर क्या करेगा, अब इसके जब ये देखो आपका सेपरेट हो चुका है, क्लियर है, तो अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ ZnS बचा हुआ है। अब वो तो पाइन ऑयल में सॉल्युबल नहीं होगा क्योंकि आपने डिप्रेसेंट ऐड किया हुआ है। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेटर्स ऐड कर देते हैं। एक्टिवेटर जब से CuSO4 वो क्या करेगा, अब ZnS के सॉल्युबल होने की टेंडेंसी को बढ़ा देगा, फिर से पाइन ऑयल में सॉल्युबल होने लगेगा। और जैसे पाइन ऑयल में सॉल्युबल होगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, पाइन ऑयल निकालेंगे तो उसके साथ साथ क्या होगा, ZnS भी रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। यानी हम लोगों ने क्या किया, पहले PbS को सेपरेट कर लिया, इसको डिप्रेसेंट कर दिया, फिर बाद को जब ये सेपरेट हो गया उसके बाद मैंने एक्टिवेटर यूज करके इसको भी एक्टिवेट कर दिया, फिर उसको सेपरेट कर दिया। क्लियर है। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप लोग को याद रखनी है, ठीक है ना। तो ज्यादा अच्छे से मैंने स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ किया यहाँ पर, तो ये प्रोसेस वो NCERT में अच्छे से बनाया गया है। तो आप एक बार NCERT जरूर पढ़ लेना, क्योंकि हम लोग के पास इतना टाइम है नहीं कि मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है ना। तो जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का केमिकल मेथड के बारे में, ठीक है ना। उसमें देखो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं लीचिंग के बारे में, लीचिंग ही हम लोगों को पढ़ना है मेनली। तो लीचिंग में देखो हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर है तो आपको पता ही है, ओर और इम्प्योरिटी को हम लोग सेपरेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ओर और इम्प्योरिटी को हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करवाएंगे। मतलब ओर और इम्प्योरिटी के साथ हम लोग क्या करेंगे, केमिकल सब्सटेंस ऐड करेंगे जो क्या करेगा, ओर को अपने अंदर सॉल्युबल कर लेगा, और इम्प्योरिटी क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी, ठीक है ना। तो और क्या होगी, इसमें सॉल्युबल होगी केमिकल सब्सटेंस में, इम्प्योरिटी क्या इनसॉल्युबल है, तो ये इनसॉल्युबल है, ये सॉल्युबल है, दोनों क्या होगी, सेपरेट होगी। क्लियर है। जैसे यहाँ पे बॉक्साइड ओर के लिए, जैसे एल्यूमिनियम में हम लोग यूज करते हैं, तो बॉक्साइड ओर जैसे लिखा हुआ Al2O3.2H2O को बोलते हैं, ये इम्प्योर है, मतलब इसके साथ साथ क्या है, इम्प्योरिटी है। तो अब देखो हम लोग यहाँ केमिकल रिएक्शन करा के इसको इम्प्योर से प्योर बना देंगे। तो मैंने देखो यहाँ पे किया क्या, इसको मैंने NaOH में सॉल्युबल कर लिया। तो जैसे आप इससे रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा और इम्प्योरिटी देखो सेपरेट हो गई और वाटर भी सेपरेट हो गया, यानी ये वाला कंपाउंड क्या होगा, उसमें सॉल्युबल हो गया, ठीक है। अब इसको मैंने क्या किया, फिर वाटर से रिएक्शन करा दी, क्योंकि मुझे इम्प्योरिटी को सेपरेट करना था और से इम्प्योरिटी अलग हो गई। फिर इस कंपाउंड से देखो फिर मैं ये वाला कंपाउंड बना दूंगा। तो मैं इससे क्या किया, वाटर से रिएक्ट करवाया, तो यहाँ पे देखो इसका PPT बन गया। फिर इसको आप 150 डिग्री के आसपास अगर हीट करोगे तो देखो कंपाउंड बन गया। तो देखो यहाँ पे Al2O3 की ओर आ गई। क्लियर है। तो ओर को मैंने क्या किया, पहले इम्प्योर था, अब मैंने कन्वर्ट किसमें कर दिया, ये प्योर हो गया, यानी इसमें मैंने इम्प्योरिटी थी उसको मैंने यहाँ पर सेपरेट कर दिया। और कैसे सेपरेट किया, केमिकल रिएक्शन कराई ना हम लोगों ने, इसी को हम लोग बोलते हैं लीचिंग। ये क्या क्या होता है, केमिकल मेथड होता है और को इम्प्योरिटी को सेपरेट करने का, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूं।
तो बच्चों देखो मैं और बताता हूँ कि लीचिंग का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। एक प्रोसेस है मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन करने के लिए इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो जब भी नेचर में सिल्वर और गोल्ड मिलता है, ये जैसा कि आपको पता है ये इनर्ट मेटल होते हैं, यानी नेचर में क्या होता है तुम्हारा मतलब अनरिएक्टेड फॉर्म में मिलता है। बट इसमें भी थोड़ी बहुत क्या होती है, इम्प्योरिटी होती है। बट जैसे आप गोल्ड की ओर लोगे तो उसमें क्या होगा, गोल्ड बहुत कम होगा और इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होगी। यानी यहाँ पर क्या होता है कि ओर बहुत कम होती है, इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इम्प्योरिटी को अगर तुम इम्प्योरिटी पे फोकस करोगे तो तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर तुमने क्या किया, ओर पे फोकस किया तो कम मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब मैंने क्या किया, इसमें एक ऐसा क्या किया, केमिकल सब्सटेंस ऐड किया जो ओर को सॉल्वल कर लेगा। तो ओर सॉल्वल हो जाएगा और इम्प्योरिटी सॉल्वल नहीं होगी तो इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा है तो वो निकल जाएगी। और ओर क्या है तुम्हारी बहुत कम है, कि गोल्ड और सिल्वर क्या होता है उसमें ओर कम होती है, इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तब हम लोग इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर सिल्वर लिखा है, आप गोल्ड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा दोनों रिएक्शन सेम होगी। तो यहाँ देखो इम्प्योर सिल्वर था, इसकी मैंने क्या किया, रिएक्शन करवा दी। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये क्या होगा, सॉल्युबल कंपाउंड बना लिया और इम्प्योरिटी क्या हो गई यहाँ पर इनसॉल्युबल होकर सेपरेट हो गई। तो मैंने इम्प्योरिटी को इससे सेपरेट कर दिया। तो अब इस कंपाउंड से मैंने क्या किया, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा दी। तो जैसा कि आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। तो ये हाई रिएक्टिव मेटल है और ये लो रिएक्टिव मेटल है। तो इसने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, यानी इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये अपना कंपाउंड बना लेगा और सिल्वर क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर जो सिल्वर था वो क्या था, इम्प्योर था, तो इम्प्योरिटी सेपरेट हो गई और यहाँ पर जो सिल्वर आया वो क्या आ गया, प्योर आ गया। क्लियर है। तो सिल्वर और गोल्ड की मैं एक्सट्रैक्शन में ये वाली रिएक्शन को यूज़ करूँगा, तो आपको तब तक याद रखनी है। ठीक है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। तो बच्चों देखो, हम लोग प्रोसेसेस इन मेटलर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट हम लोग ने पहले क्या किया था, क्रशिंग यानी ग्राइंडिंग कर लिया था। सेकंड हम लोग ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर डिस्कस कर लिया है। ठीक है ना, यानी हम लोगों ने ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव कर दिया है। यानी अब हम लोग के पास क्या बची हुई है, ओर बची हुई है। ठीक है। अब थर्ड हम लोग पढ़ते हैं, जो भी ओर है उसको हम लोग कन्वर्ट किस में करेंगे, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। यानी जो भी मेटल की ओर है उसको मुझे मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए मैं दो मेथड यूज़ करूँगा, एक कैल्सिनेशन और दूसरा क्या होगा, रोस्टिंग। तो पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, कैल्सिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लियर है। चलो ठीक है। तो कैल्सिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, किसको, ओर को हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है। और कैल्सिनेशन से देखो फायदे क्या क्या होते हैं। कैल्सिनेशन से जो मॉइस्चर होती है ओर में वो रिमूव हो जाती है, या कोई वोलाटाइल इंप्योरिटी होती है तो वो क्या होती है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी क्या हो जाता है, गैस बन के निकल जाता है। क्लियर है। चलो फिर ठीक है। और वो जैसे भी गैस बन के निकलेगी तो जो और बचेगी कैल्सिनेशन के बाद वो क्या हो जाती है, वो पोरस हो जाती है। ठीक है। तो जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर, जैसे कि हम लोग ये कैल्सिनेशन किसके लिए यूज़ करते हैं, मेनली कार्बाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो ZnCO3 लिखा हुआ है, इसको हीट करोगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो गई। वैसे देखो CaCO3 है, इसको अगर आप हीट करोगे देखो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और ठीक है, उसके बाद CO2 गैस भी क्या होगी, रिलीज हो जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी। जैसे Fe2O3.2H2O इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर जैसे आप कैल्सिनेशन करोगे तो उसमें क्या होगा, Fe2O3 अलग हो जाएगा और वाटर यहाँ से क्या हो जाएगा, वेपर बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट और वोलाटाइल मेटल, ऑर्गेनिक मेटल सब क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। क्लियर है। और कैल्सिनेशन में हम लोग तब यूज़ करते हैं जब क्या होगा, ओर के अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है। अगर मान लो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोल देते हैं। क्लियर है आप लोगों को। तो अब जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं रोस्टिंग के बारे में। तो देखो रोस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी ओर को हीट करते हैं बट यहाँ पर इन प्रेजेंस ऑफ एयर हीट करते हैं। क्लियर है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो बच्चों जैसे कि कैल्सिनेशन का भी यूज़ कर रहे थे जब ओर के अंदर पहले से ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी। यहाँ पर देखो PbS अगर ओर है उसमें कहीं ऑक्सीजन है, देखो नहीं है, तो मुझे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है तो मुझे ऑक्सीजन ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इसको हीट करूँगा किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने ऑक्साइड फॉर्म कर लेंगे, तो ये ऑक्साइड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉन मेटल ऑक्साइड था, ये अपना गैस बन के रिमूव हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचा, देखो यहाँ पर मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मेटल की ओर से मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर Cu2S है, कॉपर की ओर है,
इसका मैंने क्या किया, रोस्टिंग कर दिया। तो जैसे रोस्टिंग करोगे तो SO2 यहाँ से निकल जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। क्लियर है, चलो ठीक है। इससे देखो हम लोग नॉन मेटालिक इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट होती है कभी भी ओर में, तो ये रोस्टिंग करने से नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी गैस बन के रिमूव हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी है, तो इसमें अगर ओर में अगर मान लो फॉस्फोरस प्रेजेंट है तो रोस्टिंग करोगे तो ये गैस बन के रिमूव हो जाएगा। AS अगर प्रेजेंट है तो इसकी रोस्टिंग करोगे तो गैस बन के रिमूव हो जाएगा। वैसे SI अगर प्रेजेंट है, रोस्टिंग करा, गैस बन के क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्लियर है, तो अच्छा आप जल्दी से नोट करो, ठीक है। मैं रफ करता हूँ फिर मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग प्रोसेसेस इन मेटलर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ हम लोग ने 3 स्टेप पढ़े थे, यानी ओर को हम लोग ने मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया था। अब देखो हम लोग मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसके 2 मेथड है, पहला तो आप हीट करके कन्वर्ट कर सकते हो, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं हीट करने वाला देखो मेथड बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मान लो एक रिएक्शन मैंने ले ली, जिंक है, इसका मैंने कंबशन करा दिया, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, प्लस क्या हो गया, हीट रिलीज हो जाएगी। आ रही बात समझिए आप लोगों को, चलो ठीक है। अब इसी रिएक्शन को मैं रिवर्स करके लिखूं, क्योंकि ये रिएक्शन तो एक्सोथर्मिक होती है, ऑल कंबशन की रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, तो हीट रिलीज हो रही है। इसी को अगर आप रिवर्स करके लिखोगे तो देखो क्या लिखा हुआ है, ZNO सॉलिड है, इसको आपने हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या बन गया, Zn सॉलिड बन गया और प्लस O2 गैस बन गया। क्लियर है, आप रिएक्शन को बैलेंस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बैलेंस भी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, देखो यहाँ पर ओवरऑल क्या हो रहा है, गैस बन रही है, मतलब ओवरऑल इंट्रोपी क्या होगी, सॉलिड से गैस बन रहा है, मतलब इंट्रोपी इंक्रीज करेगी, यानी पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा H की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में, क्लास 11 में। तो डेल्टा G इक्वल टू जैसा कि होता है, क्या होता है, डेल्टा H होता है माइनस T डेल्टा S होता है। तब देखो बच्चों, डेल्टा H की वैल्यू क्या पॉजिटिव है, तो मैंने यहाँ पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। S की वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव कर दिया। यानी अब ये देखो डेल्टा G है, यानी जो डेल्टा G की वैल्यू मुझे चाहता हूँ कि ये निगेटिव हो, ठीक है। तो ये निगेटिव कब होगी, ध्यान से देखो, तो ये पॉजिटिव है, ये टर्म निगेटिव है, तो जब ये वाला फैक्टर डोमिनेट करेगा तो ये वाली वैल्यू निगेटिव होगी। अब ये वाला फैक्टर डोमिनेट कब करेगा, जब टेम्परेचर क्या करोगे आप, हाई टेम्परेचर करोगे। हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज करोगे। क्लियर है। और डेल्टा G निगेटिव मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल रिएक्शन, यानी अपने आप होगी। यानी ये रिएक्शन अपने आप होगी कब, जब टेम्परेचर हाई होगा। मतलब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, एक टाइम बाद टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि रिएक्शन क्या होगी, अपने आप होने लगेगी। क्लियर है। तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, ये वाला डेल्टा G पॉजिटिव होगा, रिएक्शन अपने आप नहीं होगी। बस जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, डेल्टा G क्या होगा तुम्हारा, निगेटिव की साइड में मूव करेगा। यानी मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा जब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, डेल्टा G निगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, और स्पॉन्टेनियस मतलब होता है कि ये रिएक्शन अपने आप हो रही है। यानी मेटल अब अपने आप होगी तो मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होता रहेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर होना मतलब हीट करना। तो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हीट करके कर सकते हो। क्लियर है। तो देखो अब हीट करने में प्रॉब्लम्स क्या आती है, जब हीट करते करते मुझे टेम्परेचर को हाई करना है, बड़ी हाई टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, मतलब 1000 डिग्री 2000 5000 ऐसे होता है, मतलब थाउजेंड्स के मल्टीपल में होता है। तो अब हीट करके तुम मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट तो कर सकते हो, बट यहाँ पर हीट बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसलिए लोग हीट वाला टर्म यूज़ ना करके सेकंड मेथड यूज़ करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट वाला। ठीक है। तो सेकंड मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करके, इसको हम लोग एलिंगम डायग्राम से समझेंगे। ठीक है। तो देखो मैं इसको रफ करता हूँ पहले इस वाले पार्ट को। तो देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लो मैंने ये रिएक्शन लिखी, क्लियर है। अब इसी रिएक्शन को देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये रिएक्शन कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक है, मतलब डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया हुआ है, मतलब यहाँ पर निगेटिव होगा। मैंने पूछा पता बच्चों डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर जब गैस कन्वर्ट हो रही सॉलिड में, मतलब डेल्टा H क्या होगा, वो भी निगेटिव होगा। यानी अगर मैंने पूछा बच्चों बताओ डेल्टा G इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है, इसका मतलब डेल्टा H की वैल्यू जो यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। ठीक है। और डेल्टा S की वैल्यू भी क्या है, ये भी निगेटिव है। क्लियर है।
यानी अगर मैंने देखो यहाँ पर क्या लिया, ध्यान से देखना आप तुम लोग, निगेटिव निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो मैं लिख देता हूँ ये वाला टर्म निगेटिव है और ये वाला टर्म क्या है, पॉजिटिव है। अब देखो मैंने यहाँ पे चेंज क्या किया, मैंने बोला इफ अगर मैं टेम्परेचर लो ले लिया, यानी ये वाला फैक्टर डोमिनेट नहीं कर रहा, ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर रहा। टेम्परेचर लो लोगे मतलब ये इतना कम लिया कि इसको तुमने नेग्लेक्ट कर दिया, तो डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से, निगेटिव होगी। क्लियर है, चलो ठीक है। अब तुम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वाला फैक्टर एक टाइम बाद डोमिनेट करने लगेगा, और ये डोमिनेट करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया, ये डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो निगेटिव से पॉजिटिव कैसे हुई, यानी पहले वैल्यू क्या थी, निगेटिव थी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के साइड में शिफ्ट होगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे डेल्टा जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो यानी जब भी कंबशन होगा तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी पहले निगेटिव होगी और धीरे धीरे क्या होगा, पॉजिटिव के साइड में शिफ्ट होगी। क्लियर है, चलो ठीक है। जैसे कि मैं टेम्परेचर बढ़ाता जा रहा हूँ, इसका डेल्टा जी मान लो, डेल्टा जी वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ है, तो ऐसे आपको ग्राफ मिल जाएगा, एनसीईआरटी में बना हुआ मिल जाएगा, और ऐसे बहुत सारे मेटल्स दिए होंगे। तो एक कंबशन देखो मैं सबका करा रहा हूँ, कंबशन की प्रोसेस क्या होगी, पहले लो टेम्परेचर में डेल्टा जी निगेटिव होगा। मान लो अब अलग अलग ए बी सी मैंने अलग अलग मेटल्स ले लिए, तो सी मतलब कार्बन नहीं है, कोई एक मेटल्स है, ठीक है। तो अलग अलग मैंने मेटल्स ले लिए। अब सबका देखो डेल्टा एच अलग अलग होगा, सबका डेल्टा एच अलग अलग होगा, तो सबका ही डेल्टा जी की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मैंने मान लिया सबकी वैल्यू एक ही, ये डेल्टा जी है स्टार्टिंग में, ये इसका ये पॉइंट है। क्लियर है। अब जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव से पॉजिटिव साइड में शिफ्ट होगी। ये देखो टेम्परेचर में बढ़ा रहा हूँ, देखो डेल्टा जी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देखो इंक्रीज कर रहा है। इसका भी देखो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इसका भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्लियर है, याद है, समझ आ रही बात है आप लोगों। तो इसी को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ आपको बताई है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो ठीक है, अब देखो उसके मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो सपोज करो मैंने मान ली कि इसके डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, इसकी कम होगी, नीचे है तो -800 मान ली, इसका मान लिया -600 है, और इसको मैंने सपोज कर लो -400 है। क्लियर है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो -400 -800 से ज़्यादा होता है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, ये रिएक्शन को मैं लिखता हूँ, जैसे लिखा हुआ A+O2 गिव्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AO2 लिखा हुआ है, और इसका डेल्टा जी कितना है, इसका डेल्टा जी है -400। सेकेंड रिएक्शन लिखता हूँ मैं, लिखा हुआ है B+O2 गिव्स, क्या लिखा हुआ है, BO2 लिखा हुआ है, और इसका डेल्टा जी क्या है, -600 है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो बच्चे ध्यान से देखो, मैं चाहता हूं कि इन दोनों का रिजल्ट निगेटिव है, तो मैं क्या करता हूं, ये तो ज्यादा वैल्यू, इसको मैंने क्या किया, इसको चेंज कर देता हूं। तो जब इसको ऊपर चेंज करोगे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, AO2 गिव्स क्या होगा, A+O2, तो इसका देखो डेल्टा जी क्या होगा, +400 हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस रिएक्शन को मैं ऐड करता हूं, तो इस रिएक्शन को अगर आप ऐड करोगे तो उसके बाद देखो क्या होगा यहाँ पर, तो ये आएगा B, देखो O2 से O2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा +AO2। ठीक है, गिव्स यहाँ पे क्या होगा, BO2 और +A, और इसका डेल्टा जी क्या होगा, इसका डेल्टा जी निगेटिव होगा, मतलब कितना होगा, 200 होगा। अब डेल्टा जी अभी भी देखो निगेटिव है, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। तो बच्चों समझ रहे हो ना आप लोग। तो डेल्टा जी की देखो यहाँ पे निगेटिव आ रही है ना, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, मतलब अपने आप हो रही है। ठीक है, यानी मैंने क्या किया, सिंपल देखो मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कन्वर्ट कर लिया, मुझे ज़्यादा हीट भी नहीं करना पड़ा। मैंने क्या किया, बी का भी कंबशन इसी के अंदर करा दिया, तो बी में जितनी हीट रिलीज हुई वो हीट का यूज कर दिया मैंने इसको मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर, इससे मतलब यहाँ से मैंने एक लॉजिक लगा दिया कि नीचे वाले बी ए को डिस्प्लेस कर रहा है, यानी नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो बी क्या होगा, ए को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है। अब मैं अगर पूछूं सी बताओ, सी क्या बी को डिस्प्लेस कर पाएगा, हाँ, नीचे सी है ना, तो सी बी को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, यानी बी को भी मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर देगा। बट कब तक, इस टेम्परेचर तक, इस टेम्परेचर के पहले तक वो क्या करेगा, सी बी को डिस्प्लेस कर देगा। बट इस टेम्परेचर का तुम बात देखोगे तो अब देखो क्या हो गया, सी नीचे हो गया, बी ऊपर हो गया, सॉरी सी ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया, यानी बी क्या करेगा, अब सी को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है। तो ऐसे ही आपने पढ़ा हुआ था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में,
तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं हम लोग ने पढ़ा था, नीचे वाले एलिमेंट ऊपर वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देते हैं उनको सॉल्ट सोल्यूशन से, तो वो जो ग्राफ पढ़ा था हम लोग ने वो कांस्टेंट टेम्परेचर में पढ़ा था। और यहाँ पे जो डायग्राम पढ़ते हैं हम लोग ये डिफरेंट टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर भी यहाँ पे चेंज कर रहा है। क्लियर है? तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। तो देखो हम लोग जैसे बोल सकते हैं सी क्या ए को डिस्प्लेस कर सकता है, सी नीचे है ए ऊपर है, तो सी क्या करेगा, बी को डिस्प्लेस कर देगा। कहाँ तक डिस्प्लेस कर देगा? इस टेम्परेचर तक डिस्प्लेस कर देगा। इस टेम्परेचर के पहले तक सी ए को कर देगा, बट अगर इस टेम्परेचर के बाद देखोगे तो ए नीचे हो गया, सी ऊपर हो गया। यानी इस टेम्परेचर के बाद क्या होगा, ए सी को डिस्प्लेस कर देगा। क्या समझ में आ रही बात मेरी आप लोगों को? ठीक है, तो अगर भी कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, तो अब जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो थर्ड देखो बच्चों, लोग पढ़ते हैं स्मेल्टिंग के बारे में। स्मेल्टिंग में देखो हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करवाते हैं सी या फिर CO की हेल्प से एट हाई टेम्परेचर में। क्लियर है? तो बच्चों देखो हम लोग इन मेटल से स्मेल्टिंग करते हैं। इसमें मतलब क्या होता है, मान लो मेटल ऑक्साइड से हम लोग क्या करते हैं, मेटल में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पर हम रिडक्शन करने के लिए कार्बन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? जैसे देखो कार्बन का यूज़ किया तो CO2 बन गया और जिंक क्या हो गया, मेटल कन्वर्ट हो गया। जैसे आप देखो मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, इसको भी मैंने CO से रिएक्शन कराई और मैंने क्या किया, मेटल में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछेगा। तो बच्चों देखो जितनी भी अभी तक हम लोगों ने प्रोसेसेस इन मेटलर्जी डिस्कस किया है वो हम लोगों ने सिर्फ जनरल मेथड डिस्कस किया है। अब हम लोग उसी का यूज़ करके मेटल का एक्सट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिस्कस करता हूँ एक्सट्रैक्शन ऑफ PB, मतलब लेड का एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, आपको ओर डिसाइड करनी होती है, तो मैंने पहले क्या किया, ओर डिसाइड कर दिया, गैलेना ले लिया हम लोगों ने PBS। क्लियर है? अभी सल्फाइड ओर है तो क्या करोगे, सेकंड नंबर कंसंट्रेशन ऑफ ओर करोगे, मतलब आप क्या करोगे, सल्फाइड ओर के लिए हम लोग फिजिकल मेथड यूज़ करते हैं, वो भी कौन सा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये क्या होता है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो ओर से अब क्या हो गई, इम्प्योरिटी सेपरेट हो गई है। थर्ड नंबर पे क्या होगा, अब ओर को आप मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करोगे, उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था कैल्सिनेशन या फिर रोस्टिंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हम लोग रोस्टिंग यूज़ करेंगे, क्योंकि जो ओर होती है इम्प्योरिटी रिमूव करने के बाद भी ओर में थोड़ी बहुत सिलिका की इम्प्योरिटी रह जाती है, सिलिकॉन की। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी अब रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग कब करते हैं हम लोग, इससे क्या होगा, ये मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो जाएगा और इसकी इम्प्योरिटी क्या होगी, इसकी ऑक्साइड भी बन जाएगा। जैसे तो हम लोग रोस्टिंग करेंगे मतलब इसको हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो हीट करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो, तो ये क्या होगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल की इम्प्योरिटी क्या होती है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। और ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है? तो ये तो देखो यहाँ पे गैस बन के निकल गया, बट अब बचा क्या, देखो ये और ये बचे हुए हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टेड ओर। देखो रोस्टेड ओर बचा हुआ है। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे Ca या फिर CO दोनों में कोई एक ऐड कर दो, और हम लोग CaCO3 ऐड कर देते हैं और हीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जब प्रोसेस करोगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, CaCO3 पहले कन्वर्ट होगा CaO प्लस CO2 में। क्लियर है? अब ये CaO देखो CO2 तो गैस बन के निकल जाएगा। क्लियर है? अब ये CaO क्या करेगा, ये बेसिक है और ये क्या एसिडिक है, तो एसिड बेस क्या करेंगे, रिएक्शन करके स्लैग बना लेंगे। याद है आप लोगों को? तो CaSiO3 बन गया यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या बचा, PbO बचा। अब PbO को हम लोग स्मेल्टिंग करा देंगे, अभी डिस्कस किया हम लोगों ने, यानी कार्बन से रिडक्शन करवा देते हैं। तो जब स्मेल्टिंग कराओगे तो क्या होगा, ये इसको रिड्यूस कर देगा, CO2 प्लस लेड में कन्वर्ट कर देगा। या फिर आप CO से करवा सकते हो, तो मैंने CO से रिडक्शन करा दिया, तब भी यहाँ पे लेड आ गया। अब जो लेड आएगा उसका फिर हम लोग लास्ट में, सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होती है कि मेटल आ गया, उसमें फिर भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाती है, फिर हम लोग लास्ट में प्योरिफिकेशन करते हैं। तो लास्ट में क्या पढ़ते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल यानी लेड का। क्लियर है? तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो अभी हम लोग ने डिस्कस किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ लेड का, डिस्कस किया था PB का। अब सेकंड पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक का। इसका सेम एक्सट्रैक्शन लेड की तरीके होता है। पहले क्या करोगे, ओर डिसाइड करोगे, और मैंने देखो ZNS ले लिया, इसके पहले क्या लिया था, PBS लिया था, याद है? अब सल्फाइड ओर है तो क्या करोगे, सेकंड नंबर ओर से इम्प्योरिटी को रिमूव करोगे, तो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर के लिए। ठीक है, डिस्कस किया था अभी हम लोगों ने। अब ये देखो इसके साथ थोड़ी बहुत सिलिकॉन की इम्प्योरिटी हो जाएगी, नॉन मेटालिक इम्प्योरिटी रह जाती है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग से फ़ायदा क्या होगा कि ये तुम्हारा मेटल ऑक्साइड में भी कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी इम्प्योरिटी भी क्या होगी, ये भी ऑक्साइड बना देगी। देखो ये ऑक्साइड बना दी, तो ये तो ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्साइड बन के गैस बन के निकल गई। अब ये दोनों बचे हुए हैं। क्लियर है? तो इसको बोलते हैं रोस्टेड ओर। इसमें फिर हम लोग ये सब ऐड कर देंगे। तो देखो ये
एसिडिक क्या है, एसिडिक इंप्योरिटी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फ्लक्स ऐड करेंगे, तो CaCO3 क्या होगा, CaO में कन्वर्ट होता है। अब CaO क्या होता है, बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का है, तो ये इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा, स्लैग बना देगा। अब बचा क्या, ZnO बचा हुआ है, यानी मेटल ऑक्साइड, इसका रिडक्शन करा देंगे, कार्बन से करा दो या फिर CO से करा दो, तो जिंक बन जाएगा दोनों से ही। फिर लास्ट हम लोग क्या करते हैं, इसका प्योरिफिकेशन कर देते हैं। क्लियर है, तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं 3rd नंबर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर के बारे में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ओर डिसाइड करते हैं, जैसे आपने हॉर्न सिल्वर AgCl ले लिया या फिर Ag2S ले लिया, ठीक है। तो सिल्वर की ओर के साथ साथ कुछ इंप्योरिटी रहती है। अब क्या होता है, सिल्वर की ओर कम होती है, इंप्योरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर में केमिकल मेथड का यूज़ करते हैं, मतलब लीचिंग करते हैं। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम लोग इसमें लीचिंग में करते क्या है, ये जो ओर है, क्लियर है, मान लो Ag2S मैंने ले लिया, उसको क्या करते हैं हम लोग, केमिकल सब्सटेंस से रिएक्ट करवाते हैं, यानी उसमें हम लोग सॉल्युबल करवाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो Ag2S यहाँ पे इम्प्योर था, मतलब यहाँ पर इम्प्योरिटी थी, मैंने उससे क्या किया, केमिकल सब्सटेंस में सॉल्युबल करवा दिया उसको। क्लियर है, और बाकी इम्प्योरिटी क्या थी वहाँ पर, इनसॉल्युबल होकर रिमूव हो गई। क्लियर है, तो ये इम्प्योरिटी से ये सेपरेट हो गया। अब इस टर्म को मैंने क्या किया, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा दी, क्योंकि जिंक क्या होता है, वो हाई रिएक्टिव मेटल होता है, और ये क्या होता है, लो रिएक्टिव मेटल होता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ पे सिल्वर आ गया। ये एरो मतलब होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में है, और ये एरो मतलब ये गैस फॉर्म में है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब सिल्वर यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी रह जाती है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं। तो हम लोगों ने इसका प्योरिफिकेशन उसमें पढ़ा हुआ था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था आपने, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा था, इलेक्ट्रो प्लेटिंग पढ़ा था, याद होगा आपको। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से सिल्वर और गोल्ड की प्योरिफिकेशन किया जाता है। तो ये बच्चों याद रखना, यानी इम्प्योर थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहेगी, उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करोगे तो प्योर सिल्वर आपको मिल जाएगा। क्लियर है, तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड के बारे में। तो गोल्ड जैसा कि आपको पता है इनर्ट मेटल है, ठीक है ना। तो गोल्ड क्या होगा, इनर्ट फॉर्म में नेचर में मिलता है, ठीक है। तो अब गोल्ड में क्या होता है, गोल्ड के जब ओर लेते हो तो उसमें गोल्ड कम होता है और उसमें इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओर को, अब हम लोग यहाँ पर ओर इम्प्योरिटी में फोकस ना करके हम लोग ओर में फोकस करते हैं। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कंसंट्रेशन ऑफ ओर करते हैं, मतलब लीचिंग प्रोसेस करते हैं। इसमें क्या होता है, ओर को हम लोग एक केमिकल डालते हैं, ऐसे इसमें गोल्ड क्या होता है, सॉल्युबल हो जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे गोल्ड को सॉल्युबल कर दिया। यहाँ पे जो गोल्ड था वो क्या था, इम्प्योर था। तो यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, गोल्ड इसमें सॉल्युबल हो जाएगा, बाकी इम्प्योरिटी क्या होगी, वो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है। यानी इससे मैंने क्या किया, इम्प्योरिटी को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब यानी इस सब्सटेंस को मैंने क्या किया, फिर देखो गोल्ड क्या होता है, लो रिएक्टिव मेटल होता है, जबकि जिंक क्या होता है, ये जिंक लिखा हुआ है, ये हाई रिएक्टिव मेटल होता है। तो हाई रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, और जब डिस्प्लेस करेगा तो देखो यहाँ पर गोल्ड यहाँ पे मतलब प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो गोल्ड मैंने क्या किया, देखो एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है, तो इम्प्योर गोल्ड था, यहाँ पर प्योर आ चुका है। अब इसमें भी थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रह जाएगी, अगर आपको उसको रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग इसकी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत इम्प्योरिटी रहेगी, वो भी रिमूव हो जाएगी, मतलब प्योर गोल्ड आपको मिल चुका है। क्लियर है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओर लेते हैं, और हम लोगों ने क्या लिया, कॉपर पायराइट लिया, CuFeS2 को, ठीक है ना। अब ये सल्फाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर में फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे, वो हम लोग ने यूज़ कर दिया, यानी ओर से इम्प्योरिटी रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब जो भी और बची है मतलब CuFeS2, उसको हम लोग रोस्ट करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो ऑक्सीजन नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा। तो रोस्टिंग करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये दो कंपाउंड बन जाएंगे, SO2 यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर मैटी, ये आपको याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा बार बार। Cu2S और FeS को बोलते हैं मिक्सचर को, ठीक है। अब ये कॉपर मैटी यानी रोस्टेड और बचा हुआ है तुम्हारे पास, इसमें हम लोग क्या करते हैं, SiO2 डालते हैं और एयर डाल के हीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या होता है, जो FeS होता है, ठीक है, ये क्या करता है, हीट करोगे और एयर की प्रेजेंस में तो क्या होगा, ये FeO प्लस SO2 बनाएगा। तो SO2 देखो निकल गया यहाँ पर, और जो FeS था उससे Fe क्या हो गया, FeO में कन्वर्ट हो गया। और FeO क्या होता है, ये बेसिक होता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक इंप्योरिटी है, तो इसलिए मैंने SiO2 ऐड किया है, क्योंकि ये नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। तो बेसिक और एसिडिक मिलकर क्या बनाएंगे, स्लैग बना देंगे। तो ये फ्लक्स हो गया, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, और ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी हो गई, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो,
गैंग बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर ये कन्वर्ट हुआ FeO में और इसको मैंने क्या किया, इससे रिएक्शन करा के निकाल दिया। तो अब देखो Cu2S बचा हुआ है सिर्फ यहाँ पर, क्लियर है। अब Cu2S को मैंने लिमिटेड ऑक्सीजन लिया, मतलब Cu2S पूरा Cu2O में कन्वर्ट नहीं होगा। मान लो इसके 10 मोल है तो मान लो ये 5 मोल ही कन्वर्ट हुए, क्लियर है। तो अभी भी Cu2S बचा हुआ है और ये Cu2O में भी कन्वर्ट हो चुका है, SO2 तो निकल गया गैस बन के। तो लिमिटेड लिया तो मैंने ये भी बचा हुआ है और ये इसमें आधा इसमें कन्वर्ट भी हो गया। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, सेल्फ रिडक्शन करते हैं, ठीक है। तो कॉपर का क्या होता है, सेल्फ रिडक्शन होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये सेल्फ रिडक्शन करके क्या हो जाएंगे, कॉपर प्लस SO2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्लियर है। अब यहाँ कॉपर बन चुका है, इसमें भी थोड़ी बहुत इंप्योरिटी होगी, तो अब हम लोग यहाँ क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे हम लोग, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, क्लियर है। तो आप लोग जल्दी से नोट करो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में। Al लिखा हुआ है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ओर डिसाइड करते हैं। और मैंने क्या ले ली, बॉक्साइट ओर ले ली। और जब ओर लेते हो तो उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है। किसकी इम्प्योरिटी होती है, SiO2 और Fe2O3 की इम्प्योरिटी होती है, क्लियर है। अब सेकंड टर्म में क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी को रिमूव करते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, केमिकल मेथड यूज करते हैं, लीचिंग, जो कि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं, NaOH से जब आप यहाँ पे रिएक्शन कराओगे तो ये देखो ये क्या है, एसिडिक है और ये क्या है, बेसिक है। एसिड बेस क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर 3 चीजें थी। ये देखो क्या तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है, मतलब किस नेचर का होगा, ये एम्फोटेरिक होता है ना। एम्फोटेरिक है मतलब एसिड बेस दोनों से रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो बेस से रिएक्शन कर गया। ये क्या है, एसिडिक है, तो ये भी बेस से रिएक्शन कर जाएगा। बट ये बेस से रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या बेसिक नेचर का है और ये भी क्या बेसिक नेचर का है। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करने वाले हैं, क्लियर है। चलो ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, देखो कंसंट्रेशन ऑफ मतलब लीचिंग किया, यानी इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इसमें, और इसको मैंने क्या किया, सॉल्वर करके कंपाउंड बना दिया। एक्वस लिखा मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब मैंने इसका क्या किया, फिर देखो वाटर से रिएक्शन करा के मैंने इसको AlOH के होल थाइस के PPT बना दिया। इसको अप्रॉक्सीमेट 150 डिग्री में जब हीट करोगे तो Al2O3 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, ओर से आपका इम्प्योरिटी रिमूव हो गई है, मतलब ये Al2O3 आ चुका है, क्लियर है। अब जैसे देखो यहाँ पर Al2O3 आएगा, तो अब ध्यान से देखना यहाँ पर। तो देखो यहाँ तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, NaOH से रिएक्शन करा दी। तो NaOH से देखो ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा, बट ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो ये तो पहले ही सेपरेट हो गया। और इसका मैंने स्लैग बना के इसको भी रिमूव कर दिया, क्लियर है। चलो ठीक है। तो अब देखो यहाँ से Al2O3 आ चुका है आपका, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। तो इससे तुम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, कैथोड पर क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम बन जाएगा। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद प्योरिफिकेशन कर दोगे। और याद रखो ये पूछा जाएगा आपसे, जब हम लोग इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, Na3AlF6 ऐड करते हैं, क्लियर है। अब ये हम लोग क्यों ऐड करते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा, क्योंकि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है, अगर आप ये ऐड कर दोगे तो वो क्या करता है, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है। पहला रीजन तो ये है। और दूसरा इसकी ये क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस, देखो ये इसमें ब्रेक हो जाता है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देता है, जो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने में हेल्प करते हैं, क्लियर है। तो ये हम लोग ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि एक तो ये नंबर ऑफ आयंस ज्यादा देगा, जो कि इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करने में हेल्प करेगा। दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देगा, क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में। तो पहले हम लोग ओर डिसाइड करते हैं, जैसे इन दोनों में आप कोई भी ओर ले सकते हो, ठीक है। अब जो आयरन की ओर होती है उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और उसमें जो इम्प्योरिटी होती है उसमें नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओर यूज करते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज करते हैं, जब एक ओर और इम्प्योरिटी में कोई एक मैग्नेटिक होता है दूसरा नॉन मैग्नेटिक होता है, क्लियर है। चलो ठीक है। फिर देखो बच्चों हम लोग यहाँ पे रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को मॉइस्चर जो भी थोड़ी बहुत होगी वो रिमूव हो जाएगी, या फिर वोलाटाइल मटेरियल होगा वो क्या होगा, गैस बन के निकल जाएगा, या फिर नॉन मेटल जो भी होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, ऑक्साइड बन जाएंगे तुम्हारे। जैसे देखो इसमें इम्प्योरिटी सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, इन सब की इम्प्योरिटी होती है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे, देखो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, क्लियर है। तो बच्चों देखो हम लोगों ने रोस्टिंग किया, मतलब ओर को रोस्ट कर दिया, यानी हम लोगों ने क्या किया, रोस्टेड ओर हो गई हम लोगों की। अब रोस्टेड ओर के साथ मैंने क्या किया, CaCO3 डाल दिया, हीट करके कार्बन भी ऐड कर दिया, और नीचे से देखो हम लोग ऑक्सीजन पास कर रहे हैं।
तो CaCO3 क्या होगा, वो CO में कन्वर्ट होगा क्योंकि CO2 तो रिमूव हो जाएगा। अब CaO किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, और ये सब इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड मतलब एसिडिक नेचर की हैं। तो इनको रिमूव करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर CaCO3 ऐड किया। तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है, तो दोनों क्या बना लेंगे, स्लैग बना देंगे। क्लियर है, चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर से मैं कार्बन डाल रहा था और नीचे से ऑक्सीजन आ रहा, तो CO2 से रिएक्शन करेगा, क्या बना देगा, CO2 बना देगा। और ये रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी यहाँ पर हीट रिलीज होगी, और हीट रिलीज होगी तो टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होगा। क्लियर है। अब देखो यही क्या होगा, CO2 फिर ऊपर जाएगा तो फिर ये कार्बन से रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ CO बना देगा। अब यही CO क्या करेगा, रिडक्शन करने में यूज़ हो रहा है। देखो यहाँ पर यानी Fe2O3 है, मैंने जो और लिया हुआ था, जो बचा था, उसको मैंने CO से रिडक्शन करा दिया, तो Fe3O4 बन गया। अगर आपने Fe3O4 लिया तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दो, अगर Fe2O3 लिया तो अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। तो Fe3O4 में कन्वर्ट हुआ, फिर CO से रिडक्शन होगा, फिर FeO में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रिडक्शन होगा, फिर आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पर जो आयरन बनता है उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं, और जो पिग आयरन की क्वालिटी क्या होती है, वो हार्ड एंड ब्रिटल होता है। फिर पिग आयरन को हम लोग रोट आयरन में कन्वर्ट करते हैं, और रोट आयरन क्या होता है, सॉफ्ट एंड मेलेबल होता है। क्लियर आप लोगों को यहाँ तक। तो यहाँ हम लोगों ने पिग आयरन से रोट आयरन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, हम लोग सबसे लास्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, रिफाइनिंग की प्रोसेस। यानी जब आपका मेटल्स तैयार हो गया तो मेटल में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी होती है, उसको आप कैसे कैसे रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्योरिफिकेशन ऑफ रिफाइनिंग। तो इसमें देखो, हम लिक्वेशन मेथड का भी यूज़ करते हैं। जब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है, किसके मेल्टिंग पॉइंट में, मेटल और इम्प्योरिटी के मेल्टिंग पॉइंट में। और जनरली हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ये लिखा हुआ SN और PB के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा देखो, डिस्टिलेशन टर्म का हम लोग यूज़ कब करते हैं, जब क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, किसके बॉइलिंग पॉइंट में, मेटल और इम्प्योरिटी के बॉइलिंग पॉइंट में। इसको मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, जिंक और मरकरी के लिए यूज़ करते हैं। ये टर्म आपको सब याद रखने हैं। ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किसके लिए यूज़ करते हैं, CD और Hg के लिए। ठीक है, कैडमियम और जिंक के लिए। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बारे में। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग किसकी करते हैं हम लोग, सिल्वर और गोल्ड की करते हैं। क्लियर है, आपको टर्म याद रखने हैं। ठीक है, मॉन्स प्रोसेस देखो किसकी करते हैं, वो निकल की करते हैं हम लोग। यहाँ पे इम्प्योर निकल होता है, इसकी 4CO से देखो रिएक्शन कराते हैं इस टेम्परेचर पर, तो ये कंपाउंड बनता है। फिर इसको इस टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो क्या होता है, निकल प्लस 4CO में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देखो प्योर निकल आ गया, यानी इम्प्योरिटी रिमूव हो गई है। यहाँ पर क्या था, इम्प्योर निकल था। क्लियर है, यानी मैंने पहले क्या किया, इसको कंपाउंड में कन्वर्ट किया, और उसके साथ साथ क्या हो गई, इम्प्योरिटी यहाँ पर सेपरेट हो गई। फिर मैंने क्या किया, इससे फिर मैंने ये कंपाउंड बना दिया। क्लियर है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर जोन रिफाइनिंग या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन देखो किसके लिए करते हैं, SI और GE के लिए करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल को सॉलिडिफिकेशन करके हम लोग प्योर मेटल में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है, तो अब जल्दी से इसको नोट करो, और ये टर्म आपको याद रखने कौन सी हम लोग प्रोसेस किसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ, जल्दी से आप नोट करिए। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7th नंबर, वैन आर्कल प्रोसेस। ये भी क्या होता है, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल का प्रोसेस है। इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, TI एंड ZR के लिए यूज़ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले इम्प्योर मेटल होता है, उसको हम लोग एक कंपाउंड वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है, फिर वोलाटाइल कंपाउंड को हम लोग इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज कराते हैं और प्योर मेटल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर ये इम्प्योर फॉर्म में था, इसको पहले मैंने वोलाटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे इम्प्योरिटी क्या हो गई, सेपरेट हो गई। क्लियर है, अब इस वोलाटाइल कंपाउंड को मैंने क्या किया, इस टेम्परेचर पर रखा, तो क्या हो गया, ये TI प्लस 2I2 में कन्वर्ट हो गया, यानी ये क्या हो गया, प्योर आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया था, इम्प्योर लिया था, और ये कन्वर्ट किस में हो गया, प्योर में हो गया। क्लियर है, तो ये रिएक्शंस आपको याद रखनी है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ठीक है ना, जिससे मैं, अगर आपको कोई और भी लेक्चर चाहिए होगा तो आप कमेंट करो, बताओ। ठीक है ना, मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं उस पर एक लेक्चर बनाऊंगा। अगर आपको 1 शॉट चाहिए तो मैं 1 शॉट बना दूंगा, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं डिटेल में बना दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तो आप नोट करिए।